Hey, good morning all. Good evening all. एंड चलो डाउट्स एंड डिफिकल्टी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ किस किस को क्या क्या डाउट है। मतलब तुम लोगों को कुछ थियरी में प्रॉब्लम होगी तो वी कैन डिस्कस दैट फर्स्ट। अगर थियरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम लोग डायरेक्ट होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके। तुम लोग जहाँ पे वीडियोस ऑन नहीं है ना वहाँ पे मैसेजेस करना। वहाँ से रीड करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। वीडियोस वाले अकाउंट से मैसेजेस रीड करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके। तो वर्कशीट में ही डाउट होंगे तो वर्कशीट में ही हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं तुम लोगों को क्या डाउट आ सकता है। चलो। प्लीज मेरे यहाँ पे वीडियोस ऑफ है वहाँ पे करो। आरएमएस वाले वैल्यूज कैसे सॉल्व करें। ओके। अभी के लिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज करने वाले हैं तो प्लीज केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज को ही चिपक के रहेंगे हम लोग। और इसके लिए गैसियस स्टेट के लिए मैं अलग से एक डाउट्स एंड डिफिकल्टी का सेशन रखूंगा, डोंट वरी। अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को जहाँ पे मैसेजेस करना है उसका मैं नाम चेंज करके शिवम शितोय रख रहा हूँ। वहाँ पे मैसेज करना। ओके। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के होमवर्क में तुम लोगों को ये एमसीक्यूज दिए गए थे, ठीक है। सॉल्व किया है ना सबने। ठीक है। तुम लोगों को लेवल 1 के लिए लेवल 1 के एमसीक्यूज ही दिया अभी के लिए मैंने, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ तुम लोगों को मिली होगी और इसकी तुम लोगों के पास आंसर की भी होगी, ठीक है। तो जरा इसके ऊपर ही हम लोग फोकस करने वाले हैं और इनको ही सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। तो किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग, मतलब इनके अलावा तुम लोग को अगर किसी में प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, तो उसका भी आंसर दे दूंगा। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 10 में किसी को डाउट होगा तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में अगर किसी को डाउट होगा तो पूछो। जस्ट अ मिनट मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किसी को डाउट है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में पक्का किसी को एक भी डाउट नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नाइस, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक को डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 के डाउट्स में पूछ रहा हूँ। ओके, अभी किसी ने तो क्वेश्चन नंबर 2 4। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले इसे। तुम लोगों को सबको स्क्रीन दिख रही है बराबर। ओके। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में तुम लोगों को उन्होंने कौन से एलिमेंट दिए वो पहले देखो। तो तुम लोगों को पहले तो उन्होंने दिया है सल्फर, दूसरा दिया है सिलिकॉन, सॉरी, पहला दिया है सोडियम, फिर दिया है एल्यूमिनियम, फिर दिया है क्लोरीन और उसके बाद दिया है सल्फर, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को पूरा पीरियड 3 इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे पीरियड 3 के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। तो सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। अब तुम लोगों का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चालू है इसलिए, नहीं तो ये वाला पार्ट भी तुम लोगों का अभी तक कवर हो गया होता, ठीक है। हम लोगों का वीक में एक लेक्चर हो रहा है। तो यहाँ पे सोडियम कंपाउंड बनाता है सोडियम ऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है Na2O, ठीक है। अब मैग्नीशियम बनाता है MgO, तुम लोगों को पता ही है। एल्यूमिनियम बनाता है Al2O3, ये इतना पार्ट मैंने तुम लोगों को अभी तक बताया है। उसके बाद हम लोग जब सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ प्री ब्लॉक एलिमेंट करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलिकेट्स जिसमें तुम लोगों को SiO2 पढ़ाया जाएगा। फॉस्फोरस बनाता है P2O3 और P2O5, ये दो कंपाउंड बनाता है। सल्फर बनाता है SO2 और SO3 एंड क्लोरीन बनाता है Cl2O, Cl2O3, Cl25 एंड Cl2O7, ठीक है।
ये वाला पार्ट अभी तक हम लोगों का करना बाकी है। एक्चुअल में तुम लोगों के इस चैप्टर में लोग कंसिडर करते हैं कि तुम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड्स पता है, बट जो कि तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है। ठीक है, इसमें तुम लोगों को ये कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, बट जैसे कि मैंने बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, मैंने तुम लोगों को बताया था कि चैप्टर होने के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक के सारे कंपाउंड्स देखने वाले हैं। तो हम लोग इन्हें देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ठीक है, अब तुम लोगों को उन्होंने क्या पूछा है, तो उन्होंने पूछा है द एलिमेंट हैविंग वैलेंसी, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा वैलेंसी कौन से एलिमेंट की दिख रही है तुम लोगों को, सोडियम की दिख रही है या क्लोरीन की दिख रही है, और हाईएस्ट का मैक्सिमम वैल्यू ही देखना, सबसे नीचे वाले जो कंपाउंड है वो। ठीक है, तो अगर तुम लोग सोडियम को कंपेयर करोगे, तो दो सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एक सोडियम के पास सिर्फ आधा ऑक्सीजन चला गया। यहाँ पे एक है मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक मैग्नीशियम के पास एक ऑक्सीजन चला गया। दो एल्यूमिनियम तीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक के पास गया 1.5, यहाँ पे गए दो, यहाँ पे दो फॉस्फोरस कितने के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो टोटल 5 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो 5 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक के पास कितना चला गया 2.5। यहाँ पे एक सल्फर तीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे दो क्लोरीन सात के साथ बना रहे हैं, तो एक के पास चला गया 3.5 ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम आंसर कौन सा आएगा, तो मैक्सिमम आंसर क्लोरीन का आएगा। गेटिंग इट और नॉट? जब कितने बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के लिए उसकी वैलेंसी कितनी होगी वो। ओके, तो लिख दो ये। अब उसी बदले अगर यही क्वेश्चन तुम लोगों को हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता, अगर यही क्वेश्चन तुम लोगों को हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता, तो तुम लोग क्या बोलते? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ अगर ये क्वेश्चन आता तो तुम लोग बोलते सोडियम बनाता है सोडियम हाइड्राइड NaH, मैग्नीशियम बनाता है MgH2, एल्यूमिनियम बनाता है AlH3 एलन, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिलिकॉन बनाता है SiH3, सॉरी SiH4 सिलेन, फॉस्फोरस बनाता है फॉस्फीन PH3, सल्फर बनाता है H2S, एंड क्लोरीन बनाता है HCl। आई गेस मैंने मेरे ब्लूटूथ कनेक्ट किया ही नहीं है, सॉरी, मेरा आवाज तुम लोगों को बहुत अलग आ रहा होगा बाद में से। अब इसके केस में मुझे बताओ कि तुम लोगों को मैक्सिमम वैलेंसी किसकी दिख रही है, इस केस में तुम लोगों को मैक्सिमम वैलेंसी किसकी दिख रही है, अगर इनमें क्वेश्चन पूछते तो। मैक्सिमम वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन में मैक्सिमम वैलेंसी रहती है सिलिकॉन हाइड्राइड की। परफेक्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो तभी तुम लोगों को ये आइडिया। ओके, अभी तुम लोगों को मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा होगा जैसे हमेशा आता है। ठीक है, तो याद रखो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड मैंने ऊपर लिख के दिए हैं और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड मैंने नीचे लिख के दिए हैं। ओके, अब उसके बाद किसी को डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो मेटल M फॉर्म्स पेरोक्साइड ऑफ द टाइम MO2, द वैलेंसी ऑफ द मेटल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पे MO2 के केस में, ठीक है, MO2 के केस में एक मेटल कितने ऑक्सीजन को अटैच्ड है, दो ऑक्सीजन को अटैच्ड है, तो इसकी वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसी बदले तुम लोग इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, MO2 पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है -1, तो इसकी -1 तो दो ऑक्सीजन का टोटल हो जाएगा -2, तो -2 के हिसाब से इसका हो जाएगा +2। ठीक है, अगर ये आगे वाला पार्ट तुम लोगों को नहीं समझा होगा तो ये तुम लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया जाएगा। अभी तक तुम लोगों की रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हुई है कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए ये अभी के लिए तुम लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2, दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को तो डाउट है। ओके, ये भी एकदम सुंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट ओरली आंसर निकाल सकते हो। वैलेंसी ऑफ मेटल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, इसका आंसर तुम लोग रिडॉक्स के कंसेप्ट से एकदम इजीली निकाल सकते हो, बट अभी के लिए हम लोगों ने रिडॉक्स नहीं पढ़ा है तो मैं तुम लोगों को अलग मेथड से लेके जाता हूँ। देखो यहाँ पे दो मैंगनीज है, फर्स्ट ऑप्शन देखना, यहाँ पे दो मैंगनीज है और दो मैंगनीज एक ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो एक मैंगनीज के पास कितने ऑक्सीजन चले गए, तो आई गेस यहाँ पे एक मैंगनीज के पास 3.5 ऑक्सीजन जाएंगे। गेटिंग इट?
यहाँ पे एक मैंगनीज के पास 3.5 ऑक्सीजन चले जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे तो MnO2 के केस में अगर देखोगे तो कैसे हो रहा है, एक मैंगनीज 2 ऑक्सीजन को अटैच्ड है, और ऑप्शन नंबर 4 में CrO3 में एक क्रोमियम 3 ऑक्सीजन को अटैच्ड है। तो अभी तक पहला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है कि 3.5 ज्यादा है 2 और 3 से। बट अगर सेकंड देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे यहाँ पे एक ऑस्मियम, OS मतलब ऑस्मियम 4 ऑक्सीजन को अटैच्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वैलेंसी मतलब क्या, तो कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं या फिर कितने एटम्स कनेक्टेड है उसके। तो यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसे हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बोलते हैं, और वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके। तो 1 to 10 में और कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तुम लोगों ने ये होमवर्क किया था करेक्ट सबने? मैंने अभी तक तुम लोगों का होमवर्क का ये नहीं देखा है। ओके, 7th में किसी को तो डाउट है, देखते हैं। तो 2 एटम्स X and Y have 5 and 7 valence electron, the formula of the compound formed by the combination। ओके, ये तो बहुत इजी है, देखते हैं। तो X and Y है, Y, ठीक है। तो एक X है और दूसरा Y है। X के आउटर मोस्ट में 5 है और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे बताओ X को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आई गेस 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Y को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आई गेस सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब Y सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। Y कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 3, ये कितने इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखो ये X है जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये Y है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये भी Y है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी Y है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला? तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को क्या करना रहता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो याद करो। तो ये 3 करेगा और ये 1 करेगा, फिर सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो यू विल गेट XY3, एंड ये देखो ये कंपाउंड XY3 ही है, एंड इट इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। कर रहा है ना, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो इट इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो XY3 इज द करेक्ट आंसर, और XY3 तुम लोगों को कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और किसी को इसमें कुछ डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में तुम लोगों को आई गेस इतना ही डाउट है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 to 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में कौन सा डाउट है वो बताओ? ओके, ठीक है, सोल्यूशन के साइड में मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख दूंगा अभी से। अब क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में, ओके, किसी ने तो 11th क्वेश्चन पूछा था, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी? अरे ये तो बहुत इजी है, वेरिएबल वैलेंसी किसकी रहती है? तो देखो सोडियम +1 दिखाता है, हाइड्रोजन +1 या फिर -1 तो एक ही दिखा रहा है, एल्यूमिनियम हमेशा +3 दिखाता है, बट सल्फर, सल्फर तुम लोगों को अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स देता है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है ना। SO2 दिखाता है, SO3 दिखाता है, HCl2 दिखाता है, H2Cl2 दिखाता है, SF4 दिखाएगा, तो SF6 भी दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर सल्फर है, ठीक है। तो दिस इज 11th एंड दिस वन वाज 7th आई गेस, ठीक है, 7th क्वेश्चन। ओके, उसके बाद 13th क्वेश्चन किसी ने तो पूछा है, तो 13th क्वेश्चन का पहले आंसर देखते हैं। मैं तुम लोगों के क्वेश्चन सबके देख रहा हूँ, डोंट वरी, सिर्फ मैं उसको सीक्वेंस वाइज लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन द शॉर्ट पीरियड as the atomic number increases the valency of element with respect to oxygen। ओके, मुझे लगा ही था इसमें डाउट हो सकता है, तो देखो ऊपर ही जाते हैं। अब शॉर्ट पीरियड मतलब क्या, जो जिसमें कम एलिमेंट्स है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर तुम लोग को याद होगा, याद रखना, हम लोगों के पास 7 पीरियड है, तो इसमें फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट रहते हैं, इसे शॉर्टेस्ट बोलते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में रहते हैं 8 एलिमेंट्स, तो इसे हम लोग जरा शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड में रहते हैं 18 एलिमेंट्स, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड में हम लोगों के पास टोटल रहते हैं 32 एलिमेंट्स, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। तो उन्होंने शॉर्ट पीरियड पूछा है, क्या पूछा है? शॉर्ट, तो ये शॉर्ट पीरियड वाले हो गए। और यहाँ पे मैंने तुम लोगों को पीरियड 3 के लिए पहले से आंसर निकाल के दे दिया है, ठीक है।
तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अगर देखोगे तो पहले सोडियम की रहती है 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। मुझे बताओ वैलेंसी बढ़ते जा रही है कम होते जा रही है? आई गेस तुम लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चाहिए तो लिख के रखना। ठीक है, फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट क्योंकि दो ही एलिमेंट रहते हैं। फिर ये हो गया शॉर्ट पीरियड, ये हो गया लॉन्ग पीरियड, और ये हो गया लॉन्गेस्ट पीरियड का। ठीक है, तो ये एक्चुअली बताने की बातें नहीं रहती है, मैंने चैप्टर में ये ऐसे कुछ बताया नहीं था। आई डू रिमेम्बर, ये मैंने पार्ट नहीं बताया था, बट ये बताने जैसा है भी नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। 2 मतलब सबसे कम, फिर 8 मतलब थोड़े कम, 18 मतलब थोड़ा लॉन्ग हो गया, और 32 मतलब एकदम लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो वैसे ओके, तो करेक्ट इसका आंसर इंक्रीजेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को तो डाउट है? देखते हैं। ओके, अरे क्या मस्त क्वेश्चन है, देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। Cl plus Cl gives you Cl2 is an example of। ठीक है, तो चलो इसको जरा थर्मोडायनेमिकली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, अब मुझे बताओ मेरे पास अगर दो क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड है, ठीक है, और इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैं एनर्जी दूंगा या रिमूव करूंगा? यहाँ पे मैं एनर्जी ऐड करूंगा या रिमूव करूंगा? तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। मैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ तो एनर्जी देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एनर्जी ऐड करूंगा और तब जाके मुझे मिलेंगे दो डिफरेंट क्लोरीन के एटम्स। ठीक है, और यहाँ पे फिर एनर्जी ऐड हो रही है, एनर्जी ऐड होगी तो हम लोग एनर्जी ऐड होने वाली प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलेंगे या एंडोथर्मिक बोलेंगे? तो आई गेस इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, क्योंकि एग्जिट नहीं हो रही है। एनर्जी एग्जिट मार रही है क्या? नहीं, एनर्जी ऐड हो रही है। ठीक है, एंड ऐसे टाइम पे डेल्टा एच की जो वैल्यू रहती है वो रहती है पॉजिटिव। याद रखो, हीट एनर्जी की एक यूनिट है या फिर एक फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी ऐड करेंगे या फिर हीट ऐड करेंगे तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जिट करना मतलब क्या? तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसीजर थी। अब हमारे क्वेश्चन में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन दे रहे हैं, दिख रहा है? अब इसे उन्होंने सिर्फ Cl2 करके दे दिया है, बट तुम लोगों को समझ में आना चाहिए Cl2 दिया है मतलब एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब मुझे बताओ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अगर तुम लोगों को एनर्जी ऐड करनी पड़ती है तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी ऐड करोगे या रिलीज करोगे? तो यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड एनर्जी जब रिलीज होगी तो उस प्रोसीजर को तुम लोग क्या बोलोगे? उस प्रोसीजर को तुम लोग बोलोगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो सिंपल रिलेशनशिप है और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो दैट्स इट। तुम लोगों को मैंने डेल्टा एच के फॉर्म में लिखा के दिया था और उसका मीनिंग भी बहुत बार बताया था। तुम लोगों को सिर्फ उसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के कंसेप्चुअली लगाना था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट है? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल एटम इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ मेटल एटम। ओके, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या रहता है वो तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। अब देखते हैं सोडियम ब्रोमाइड के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज, तो +1 -1 एट द एंड 1 ही है, मतलब वो इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम हो गई। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब क्या? तो नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये +1 -1 ये सेम इलेक्ट्रोवैलेंसी है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि इलेक्ट्रोवैलेंसी के टाइम पे हम लोग प्लस और माइनस नहीं लिखते, याद है ना? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 1 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 2 रहती है, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2, तो दोनों 2 2 हो गए। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, नाइट्राइड के ऊपर -3 चार्ज, तो +3 -3 दोनों के ऊपर 3 3 ही है। तो बचा क्या? पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड में अगर तुम लोग देखोगे तो पोटेशियम के ऊपर +1 और सल्फाइड के ऊपर -2, तो +1 -2 दोनों डिफरेंट है और तुम लोगों को वही पूछा है कि नॉट इक्वल टू, किसमें अनइक्वल है दोनों की वैल्यूज, तो यहाँ पे पोटेशियम और सल्फाइड ये वैल्यूज नॉट इक्वल है। गेटिंग इट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 19, किसी को तो 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है तो देखते हैं। कटायन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद अनायन इन। ठीक है, तो कटायन किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है वो तुम लोगों को लिखना है सिर्फ यहाँ पे।
तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें उन्होंने ऑप्शन ए दिया है NaCl, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो Na का एटॉमिक नंबर रहता है 11, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। Cl का एटॉमिक नंबर रहता है 17, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो माइनस चार्ज आने की वजह से 17 इलेक्ट्रॉन में तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन तुम लोगों को दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम ब्रोमाइड बी केस, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। अब KBr के केस में पोटेशियम का एटॉमिक नंबर रहता है 19, 19 में तुम लोगों ने प्लस चार्ज ऐड किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज है और इसका एटॉमिक नंबर रहता है 35, तो 35 में तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 36 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है लिथियम फ्लोराइड। अब लिथियम फ्लोराइड भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं LiF। अब LiF में लिथियम का एटॉमिक नंबर रहता है 3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और F के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये 9, तो यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इवन दीज टू आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो फाइनली क्या आता है, तो फाइनली उन्होंने दिया है रुबिडियम ब्रोमाइड। तो रुबिडियम ब्रोमाइड RbBr। अब रुबिडियम, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 37, प्लस चार्ज है, तो तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 36 इलेक्ट्रॉन्स बचे। एंड ब्रोमाइड, तो Br माइनस, ब्रोमाइड का Br का एटॉमिक नंबर रहता है 35, तो माइनस चार्ज मतलब तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पे 36 इलेक्ट्रॉन बचे। एंड दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। खत्म। देखो सिंपल लॉजिक था, ठीक है। तो और कुछ नहीं, तुम लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं कि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज ऐड करने के बाद हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इतना एक कंसेप्ट याद रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ओके, तो 21 टू 30 में किसी को कुछ डाउट होगा तो भेज दो डाउट्स। बाकी ये स्टूडेंट कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ही डाउट्स भेज रहे हैं। 21 टू 30, 21 टू 30 किसी को कुछ डाउट है? ओके, एक 27 का डाउट आया है, 29, लेट्स सी 27 एंड 26। तो 26 पहले करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड? ओके, अब नॉट एन आयनिक कंपाउंड तुम लोगों को देखना है, बहुत सिंपल है। इसमें तुम लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने BF3 इसका VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी किया था, ठीक है। तो तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते हो कि अरे BF3 तो हम लोगों ने सॉल्व किया ही है, तो अगर ये सॉल्व किया तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, ये कोवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये तुम लोगों का एक नॉर्मल रीजनिंग हो गया कि BF3 ये कोवेलेंट क्यों है। बट अगर तुम लोगों को आयनिक कंपाउंड, नॉट एन आयनिक कंपाउंड मतलब कौन सा कोवेलेंट है ये फाइंड आउट करना होगा, तो तुम लोगों के पास कुछ सिंपल पॉइंट्स है। सबसे सिंपल पॉइंट क्या आएगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनाने के लिए हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं दो नॉन मेटल्स, करेक्ट। तो अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल्स रहेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो देखो ये है मेटल और ये है नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड रहता है, तो ये नहीं होगा। एक BaCl2 मुझे याद आ रहा है, तो BaCl2 में बेरियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो ये नहीं चलेगा। अब BF3 में अगर देखोगे तो बोरॉन इज नॉन मेटल एंड फ्लोरीन इज नॉन मेटल, तो खत्म। यही डायरेक्ट तुम लोगों को आंसर ऐसे ही मालूम पड़ रहा है कि BF3 जो है वो तुम लोगों का एक नॉन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, खत्म, ठीक है। और यहाँ पे NaH में सोडियम इज मेटल एंड हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, तो वो भी ऐसे ही तुम लोगों को पता चलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द बेस्ट आयनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। ओके, तो बेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा है वो तुम लोगों को देखना है। चलो इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ तुम लोगों को। हम लोगों ने पढ़ा था फजेंस रूल, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फजेंस रूल। तो फजेंस रूल में हम लोगों को कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने इजीली पता चल जाता है। तो याद रखना फजेंस रूल सबसे इजी है, तुम लोग फजेंस रूल से सारे कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली फाइंड आउट
कर सकते हो। कंपैरिजन के लिए हमेशा फजांस रूल ही याद रखना, ठीक है। तो फैक्टर्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, पहले मैं ये लिखने वाला हूँ, फैक्टर्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम लोग ये 27 क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो फैक्टर्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट। तो अब देखो, सबसे पहले तो फैक्टर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने तुम लोग को लिख के दिया था दैट स्मॉल कटायन, कटायन कैसा रहना चाहिए, तो छोटा रहना चाहिए, स्मॉल कटायन। पॉइंट नंबर 2 मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था लार्ज अनायन, लार्ज अनायन, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था हाई चार्ज ऑन बोथ कटायन एंड अनायन, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो अगर ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है तो इनका उल्टा हो जाएगा, सॉरी ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर है तो फैक्टर्स फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे उल्टे हो जाएंगे। तो पूरे के पूरे उल्टे मतलब क्या, तो नंबर 1 लार्ज कटायन एंड नंबर 2 स्मॉल अनायन, दैट्स इट, ठीक है। हाई चार्ज ये आयनिक बॉन्ड के लिए भी सेम रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हाई चार्ज चार्ज का यहाँ पे ये नहीं करेंगे कंपैरिजन, बट आयनिक बॉन्ड के लिए हम लोग ये दो तो आराम से कर सकते हैं। सूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे आता है, बट हम लोग ये यहाँ पे यूजुअली रेयरली एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। कौन से एग्जांपल्स हैं हम लोगों के पास, एक तो है CuCl और दूसरा है ZnCl2। इनको छोड़ के बाकी कोई ज्यादा एग्जांपल इसमें है नहीं, तो ये आ गए तो तुम लोगों को डायरेक्टली पता चल ही जाने वाला है, ठीक है। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है, बट उसके दो ही एग्जांपल्स है, तो वो अभी के लिए हम लोग साइड में रखते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने तुम लोग को दिया है सिलिका, ठीक है। तो सिलिका, सिलिका का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है SiO2। अभी मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शंस कौन से दिए तुम लोगों को, SiO2 सिलिका। दूसरी चीज उन्होंने दी है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, तो बी इज एल्यूमिनियम फ्लोराइड। सी उन्होंने दिया है तुम लोगों को कॉरेंडम, अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, बट जब हम लोग सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखेंगे तब मैं तुम लोगों को कॉरेंडम के बारे में पढ़ाऊंगा, Al2O3। एंड फोर्थ उन्होंने दिया है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लोगों को देखना है कि कौन से वाले एलिमेंट्स ऐसे है जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल है। तो अगर पहला वाला देखोगे तो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल है, मतलब ये डेफिनेटली कोवैलेंट ही रहने वाला है। तो हम करेक्ट आंसर बोला है, परफेक्ट आंसर है आपका। तो ये हमेशा कोवैलेंट ही रहेगा, ये उड़ा दो चलेगा। अब बाकियों में अगर देखोगे तो ये जरा मेटल नॉन मेटल वाले हैं, एल्यूमिनियम मेटल है और बाकी के फ्लोरीन ऑक्सीजन और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो अभी ऐसे टाइम पे चार्ज देखेंगे पहले, तो क्लोरीन के ऊपर +2 चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर +3 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, ठीक है। तो नहीं प्रणव, अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो चार्ज इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, हाई चार्ज। और मुझे बताओ अगर हाई चार्ज होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कोवेलेंट बन जाएगा, मतलब ये भी हाई चार्ज वाले कंडीशन में आ गया तो कोवेलेंट बन गया, ठीक है। अब तो फिर तुम लोगों को इन दोनों में करना है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा है, ठीक है। तो तुम लोगों को ऐसे टाइम पे इन दोनों में ही कंपेयर करना है। ये पहला वाला क्यों एलिमिनेट हो गया था, बिकॉज ये नॉन मेटल का बॉन्ड है। तो नॉन मेटल सिलिकॉन, नॉन मेटल ऑक्सीजन, दोनों के दोनों भगा दो, नहीं चाहिए, ठीक है। अब एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में जरा कंपेरिजन करते हैं। एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सेम हो गया, मतलब कटायन की कंडीशन तुम लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोगों को अभी अनायन की कंडीशन देखनी है, कोवेलेंट के लिए नहीं, आयनिक बॉन्ड के लिए। तो तुम लोगों को स्मॉल अनायन चाहिए। मुझे बताओ स्मॉलर अनायन कहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, ए में या बी, सॉरी बी में या डी में। तो आंसर इज बी, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो अमित। तो AlF3 इज मोस्ट आयनिक, AlF3 इज मोस्ट आयनिक, ठीक है। तो लिख लो ये, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कैसे बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, चार्ज वाला भी फैक्टर आ गया, नॉन मेटल वाला भी फैक्टर आ गया, फिर कटैन और अनैन की साइज वाला भी फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो
बस, बट तुम लोगों को फजांस रूल दिमाग में रखना है, फजांस रूल के पॉइंट्स सबसे अच्छे हैं। सोम, आपका भी लॉजिक ये लग सकता है, बट किधर तो ये रॉन्ग जा सकता है, तो आई विल सजेस्ट टू गो विथ फजांस रूल। ठीक है, फजांस रूल ये ओवरऑल बहुत अच्छा रूल है, और ये हर एक चीज है अपने को अच्छे से बता देता है। ये सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरेंडम बोलते हैं, करेक्ट बोल रहे हो आदित्य? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 के बाद किसी को तो क्वेश्चन नंबर 29 में भी डाउट था, आई गेस, राइट? हम लोगों ने अभी 27 किया, फिर 28 और 29 में भी डाउट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड? ओके, ये तो और अच्छा है और इजी हो गया। मुझे बताओ, अभी हम लोगों ने देखा नॉट एन आयनिक कंपाउंड मतलब जो कोवेलेंट है, और कोवेलेंट के लिए कंडीशन क्या है? हाई चार्ज। तुम लोगों को कहाँ पे हाई चार्ज दिख रहा है? और दोनों के दोनों नॉन मेटल भी दिख रहे हैं। तो अगर देखोगे तो बेरियम और कार्बन, एक मेटल एक नॉन मेटल, ये आयनिक हो गया। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये भी क्या हो गया? ये भी आयनिक हो गया, हो सकता है मतलब। ये भी मेटल और नॉन मेटल, तो ये भी आयनिक है। मेटल और नॉन मेटल ये भी आयनिक हो सकता है। तो तुम लोगों को जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वो देखना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम लोग मैक्सिमम क्या देखेंगे? तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हाई चार्ज। ठीक है, हाई चार्ज वाइज अगर तुम लोग जाओगे तो कॉरेंडम Al2O3, कॉरेंडम इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। याद रखना, ठीक है? अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था कॉरेंडम Al2O3। ओ ओ, ये कॉरेंडम नहीं है, ये कार्बोरेंडम दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसलिए किसी ने तो कार्बोरेंडम दिखा है क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो देखो, मैंने उसको गलती से लिख दिया है वहां पे। तुम लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर सी जो दिया था वो कार्बोरेंडम दिया था। ठीक है, तो कार्बोरेंडम इज सिलिकॉन कार्बाइड, और मैं वो रीड कर रहा था कॉरेंडम। ठीक है, कॉरेंडम इज Al2O3। तो सिलिकॉन कार्बाइड तो और इजी हो गया। ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी रहने वाला है कोवेलेंट। ठीक है, बट ठीक है, इसी बहाने अपना Al2O3 का कॉरेंडम का भी हो गया था। तो Al2O3 हाई चार्ज की वजह से वो कोवेलेंट रहता है। ठीक है, तो नॉट एन आयनिक कंपाउंड में आंसर कौन सा करेक्ट आएगा? तो Al2O3 वाला आंसर करेक्ट आएगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29, लीस्ट आयनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। अभी इसका आंसर आई गेस तुम लोग ही दे सकते हो। अभी इसको भी दे सकते हो, लीस्ट आयनिक मतलब मोस्ट कोवेलेंट। फजांस रूल अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। चलो दे दो इसका आंसर जरा। ऋषि, परफेक्ट आंसर, नाइस। मीत, बाकी के स्टूडेंट्स फजांस रूल अप्लाई करो। स्मॉल साइज ऑफ कटायन, लार्ज। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो हम करेक्ट आंसर है, तो स्मॉल साइज ऑफ कटायन एंड लार्ज साइज ऑफ अनायन। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट आएगा, करेक्ट प्रणवी, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। लिथियम एकदम छोटा सा रहेगा, और उत्तरा करेक्ट आंसर है। और आयोडीन बहुत बड़ा अनायन बन जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को कटायन जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो एकदम छोटा चाहिए जो लिथियम है, और जो सेकंड एलिमेंट आता है वो एकदम बड़ा चाहिए जो आयोडीन भी है। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चन नंबर 30 किसी ने पूछा तो नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 में किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40, मैसेजेस करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 में ही किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 32, 33 और फिर 34। ओके, तो 31 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैंने तुम लोगों के ग्रुप पे अपडेट किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड। ये इतना मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, सोडियम का सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6। कितना रहता है? 6। ये इतना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, तो मैं सिर्फ वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार कैसे 6 रहता है। तो ये बीच में ऐसे आता है सोडियम, एंड इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, नो डाउट। ठीक है, इसको सराउंड कर लेते हैं क्लोरीन 6 बाजू से, तो Cl माइनस, Cl माइनस,
Cl माइनस, Cl माइनस, ऊपर की तरफ एक Cl माइनस और नीचे की तरफ एक Cl माइनस, ठीक है। तो अगर देखोगे तो इसको ऐसे 6 तरफ से इन्होंने घेर लिया है, ये ऐसे कुछ दिखता है। दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे 6 तरफ से इसको घेर लेंगे, तो इसे हम लोग नहीं रही, ये ऑक्टाहेड्रल है क्या, टीबीपी, कौन से एंगल से ये टीबीपी है, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया ना। बट आयनिक कंपाउंड में हम लोग को बीच में ऐसे ज्वाइन नहीं करते, इसलिए मैंने उनको बीच में ज्वाइन नहीं किया है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते तो हम लोग बॉन्ड्स नहीं दिखाते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल है, ओके। तो ये हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने कौन से चैप्टर में ये पढ़ने वाले, पता है तुम लोगों को, स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं, सॉलिड स्टेट, जो कि एक स्टेट्स ऑफ मैटर ही है, बट स्टिल। तो ये हम लोग सॉलिड सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 12th में। तो ये इतना फिर भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन नहीं। 33, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 34 तक तुम लोगों को सॉल्व नहीं करने थे, ठीक है। ये मैंने ग्रुप पे अपडेट किया था, ग्रुप पे इन द सेंस क्लासरूम पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ओके। द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज, ये भी तुम लोगों को नहीं करना था। 35 36 ये भी तुम लोगों को नहीं, 35 नहीं करना है, ये भी सॉलिड स्टेट का है। तो 31 से लेके 35 तुम लोगों को नहीं करना है। अब लैटिस एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों को करना था। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ओके। तो लैटिस एनर्जी के भी मैंने तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स लिख के दिए थे, चलो याद दिलाता वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग कर रहे हैं रिगार्डिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी मतलब क्या, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो बनता है, वो कितना स्ट्रांग बनता है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना रहता है, बराबर। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक सिंपल इंटरेक्शन रिलेशनशिप है। देखो Na प्लस Cl माइनस, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो इनके बीच में रहता है कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या रहता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 divided by R square. This is called as Coulomb's law, करेक्ट ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। देखो Q1 Q2 चार्ज ऑन आयन था इसलिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस, क्योंकि रेडियस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयंस, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ कटायन एंड अनायन, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, प्रणव। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ही तुम लोगों को याद रखने हैं, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लैटिस एनर्जी ओनली रेडियस ऑफ कटायन नहीं, ओनली रेडियस ऑफ अनायन नहीं, कटायन टू अनायन रेडियस रेशियो नहीं, सम ऑफ द रेडियस ऑफ कटायन एंड अनायन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन दिस आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड की रेडियस कितनी है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी कि बोथ आयंस की रेडियस कितनी है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। तो लिख दो ये। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 36 के बाद, नेक्स्ट 36 के बाद और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है, 36 के बाद 40 तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस में, आगे के सारे क्वेश्चंस लैटिस एनर्जी के ऊपर वाले हैं, ओके। कुछ लोगों को स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी मतलब क्या रहता है उसमें एक छोटा सा डाउट है, तो देखते हैं स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी मतलब क्या। तो देखो, अगर समझो तुम लोगों के पास एक रिएक्शन है, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, ठीक है। अब इसका स्टोइचोमेट्रिक रेशियो क्या आ रहा है, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक रेशियो आ रहा है 2:1:2। अगर मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरे पास 3 लीटर हाइड्रोजन है और 1 लीटर ऑक्सीजन है, तो ये ऊपर वाले रेशियो को मैच हो रहा है क्या, इनका रेशियो ऊपर वाले रेशियो को मैच हो रहा है क्या, तो आई डोंट थिंक ये ऊपर वाले रेशियो को मैच हो रहा है। इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो बन जाएगा 3:1, ठीक है।
तो ये हो जाएगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। इसे एक्चुअली स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं, वो मुझे स्टोइचियोमेट्रिक बोलने की आदत पड़ गई है मेरे सर के थ्रू, बट स्टिल अगर मैंने तुम लोगों को बोला मेरे पास 4 लीटर हाइड्रोजन है और 2 लीटर ऑक्सीजन है, तो 4 लीटर हाइड्रोजन और 2 लीटर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा 4:2 एंड फिर वो हो जाएगा 2:1। तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो चलो, इक्विवेलेंट वेट, अब याद रखो इक्विवेलेंट वेट मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करते बैठने वाला हूँ, बट इसका एक फॉर्मूला एकदम सिंपल है इक्विवेलेंट वेट का। तुम लोगों को ऐसे भी कोई छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो बट हाँ, पहले हम लोग होमवर्क पे ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं, तो ये बाजू वाले डाउट जरा साइड में रखना। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या? तो इक्विवेलेंट वेट मतलब मास, मोलार मास, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट मीन्स मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास तुम लोगों को पता है 27 रहता है, डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम की वैलेंसी रहती है +3। अगर वो +3 है तो तुम लोग उसको 3 से डिवाइड करोगे, तो तुम लोगों को एल्यूमिनियम का मास आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा 9। ठीक है, ओके, तो लिख दो ये। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? अरे ये नॉर्मेलिटी मतलब मोलरिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, अभी के लिए ऐसे मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, सॉरी। तो नॉर्मेलिटी का एक सिंपल HNO3 इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, कि तुम लोग इसमें इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल पाओ, याद रखो। HNO3, ये ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, HNO3 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसमें तुम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं बोल पाओगे, इसमें तुम लोग कोवैलेंसी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्लीज, हाँ, तो कोवैलेंसी, अगर तुम लोग इसकी कोवैलेंसी देखने गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एलिमेंट की कोवैलेंसी देखनी है वो अपने को पता चाहिए। ठीक है, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा देता हूँ, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर रहता है ऐसे कुछ। ठीक है, और डिपेंड कर रहा है कि तुम लोगों को किसकी कोवैलेंसी पूछी है। अब यूजुअली तो वो सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी पूछता है, तो कोवैलेंसी अगर तुम लोगों को सेंट्रल एटम की पूछी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? तो आई गेस ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोवैलेंसी इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, लिख दो। ओके, जब मैं पीडीएफ इसकी मतलब इमेज फाइल इसकी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा इससे ये हो रहा है, डिबेट हो रहा है। तो उन्होंने कोवैलेंसी नहीं पूछी होगी, तुम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी होगी। एक बार क्वेश्चन देख लेना, तुम लोगों को HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी होगी एग्जाम में, टेस्ट में। क्वेश्चन एक बार वापस चेक करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है, इसकी कोवैलेंसी 4 है, और ऑक्सीडेशन, यश आपने ये जो डॉट बनाया उसको इरेज कर दो प्लीज। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे +5 है, कोवैलेंसी इसकी 4 है। अगर एग्जाम में ऐसे लिख के दिया होगा तो वो, और रिकॉर्डिंग ऑफ है, रिकॉर्डिंग करना रह गया है ना आज, क्या रे तुम लोग भी। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है, सॉरी। ओके, तो हम्म, क्या बोल रहा था मैं अभी? हाँ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, एररलेस में भी 5 ही दिया है। अरे नहीं, क्वेश्चन द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस, तो एररलेस में भी एरर है, याद रखो। तुम लोगों को मैंने एक क्वेश्चन कराया भी होगा शायद से, मैक्सिमम कोवैलेंसी, याद है ये? ऐसा कुछ कराया है मैंने, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स कितनी रहती है? तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी रहती है 4। ये इसके आगे जाते ही नहीं है, और इसका रीजन भी है हम लोगों के पास बहुत बड़ा। इसका रीजन रहता है एब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये कराया था ना मैंने, आई गेस मैंने ये कराया है। ओके, तो यहाँ पे ये तुम लोगों को हर एक बुक में यही आंसर दिखने वाला है कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही है।
4 के आगे ये जाता ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज ऐसे मत करना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है, वहां पे मिस्टेक होगी क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग वापस जरा अपने वर्कशीट पे जाए, ठीक है, वो पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को बाकी के डाउट्स क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 40 तक तुम लोग कुछ डाउट नहीं आएगा। अब मुझे बताओ 41 से लेके 50 तक, 41 से लेके 50 तक कुछ डाउट है? मैसेजेस करो, किसी ने तो पहले से ही मैसेज किया था 41, 43 और 44, ठीक है, देन 45। ओके, तो चलो 41 के ऊपर पहले जाते हैं, नंबर वाइज जाएंगे। तो 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अरे ये मैंने तुम लोगों को सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऐसे आराम से लिख के दी ही थी, तो देखते हैं। दे आर सॉलिड, ऑब्वियसली दे आर सॉलिड। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे आर कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, दे आर कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वियस स्टेट, ये भी करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट, दे एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। अब मुझे बताओ, मैंने तुम लोग को ये लिखा के दिया है, ये आइसोमेरिज्म दिखाते हैं क्या? डू दे शो आइसोमेरिज्म? तो क्वेश्चन नंबर 41, तो करेक्ट, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 41, नो आइसोमेरिज्म, ठीक है, इज शोन बाय आयनिक कंपाउंड। इसका रीजन किसी को याद है? इसका रीजन किसी को याद है? स्पेस आइसोमेरिज्म ये तुम लोग इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इन्हें ही हम लोग थ्री डायमेंशनल या फिर स्टीरियो आइसोमर्स भी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, नहीं ऐसा नहीं था इसका आंसर। तो इसका आंसर है आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब नॉन डायरेक्शनल का तुम लोगों को मैं मीनिंग बता देता हूँ। देखो, तुम लोगों को अगर याद होगा, अगर तुम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता ही है, ये ऐसा ही है, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल है तो ये ऐसे ही होने वाला है। अगर तुम लोग इसको ऐसे बनाओगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कुछ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रहने वाले हैं। बट आयनिक बॉन्ड के केस में तुम लोग NaCl में Na+ और Cl- ऐसे बनाओ, या Na+ और Cl- ऐसे बनाओ, ये दोनों करेक्ट है। वाई? बिकॉज दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये कैसे भी उल्टा सुल्टा कैसे भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेस में इसको कैसे भी लिखो, कैसे भी अरेंज करो, कोई मैटर नहीं करता। हेंस दे डू नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, द मेल्टिंग पॉइंट इज लो फॉर। ओके, मेल्टिंग पॉइंट किन के लिए लो रहता है? तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए बहुत हाई रहता है और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बहुत लो रहता है। तो तुम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड कौन से है। करेक्ट बोल रहे हो सोम? तो अब मुझे बताओ, इसमें कोवेलेंट कंपाउंड देखोगे तो कैल्शियम 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 सब सेम है। तो तुम लोगों को कटायन तो देखना ही नहीं है। कटायन जब नहीं देखना है तो हम लोग अनायन देखेंगे। और अनायन की साइज, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में अनायन की साइज बहुत बड़ी लगती है, बहुत छोटी लगती है। तो जहां तक मुझे आती है ये बहुत बड़ी लगती है। तो यहाँ पे अनायन सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन में। करेक्ट सुअमित, करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ओके, तो यहाँ पे सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, लिख दो। एंड 44 था एक, आई गेस, ठीक है। तो 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड फॉर्म। नहीं सॉरी, इन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट इतना ही है। ओके, अब मुझे बताओ NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या? क्रिस्टलाइन फॉर्म में करेक्ट आंसर है सोम। तो ये नहीं कर पाता, सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं कर पाता। मोल्टन फॉर्म में ये कर पाता है, और मोल्टन फॉर्म यहाँ पे कौन सा है? तो इसका मोल्टन फॉर्म यहाँ पे फ्यूज्ड फॉर्म है। याद रखना, फ्यूज्ड फॉर्म मतलब मोल्टन फॉर्म। सल्फर ये कोवेलेंट कंपाउंड है, जो हम लोग सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखेंगे तब कर लेंगे। तो सल्फर ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। एंड अगेन डायमंड भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर 2 है, फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl। बाय द वे, मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों को, मुझे ये रॉन्ग दिया, मतलब समझा नहीं मुझे, एग्जाम में ये पूछा गया था क्या? मोस्टली पूछा होगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, तुम लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर जम रहे ना बाय द वे? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन आयनिक कंपाउंड। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन आयनिक कंपाउंड। अब याद रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉट, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है। तो देखते हैं, द हायर द टेम्परेचर द मोर इज द सोल्युबिलिटी। ऑब्वियस है। अब मुझे बताओ, तुम लोग अगर किसी वाटर में NaCl ऐड कर रहे हो, सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो तुम लोग सॉल्ट ऐड करते गए, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसका डिसोल्यूशन बंद हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में हम लोग उसको क्या करते हैं, उठाते हैं और गैस पे रख देते हैं। जैसे ही गैस पे रख दोगे, वो और अच्छे से सॉल्युबलाइज्ड होना स्टार्ट होगा। या फिर तुम्हारे घर पे अगर गुलाब जामुन बना रहे हैं, गुलाब जामुन एकदम मीठा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें शक्कर ऐड करते जाते हैं। एक पॉइंट आएगा जब वो शक्कर मेल्ट होना बंद होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को उठाते हैं और गैस पे रख देते हैं। फिर तुम लोग बहुत सारी शक्कर ऐड करोगे, फिर भी वो इजीली सोल्यूबलाइज होना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, याद रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, द हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट द मोर द सोल्यूबिलिटी। ओके, ये एक बार देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देख रहे हैं। मैंने तुम लोगों को ऊपर एक फॉर्मूला बताया था, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं तुम लोगों को फिजिकल अप्रोच दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का। तो के की वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने तुम लोगों को कभी लिख के दी थी क्या? अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो रहती है, इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हम लोग यूजुअली वैक्यूम में या फिर एयर में काउंट करते हैं। ठीक है, बट अगर यही चीज हम लोग एक्वियस मीडियम में देख रहे हैं या फिर किसी एक लिक्विड मीडियम में देख रहे हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस चेंज होके हो जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में दिख रहा है मुझे, तो आई गेस ये कम होगा। ये इतना तुम लोगों को समझ में आता है। अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बढ़ गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है, तो मुझे बताओ, एक आयनिक कंपाउंड NaCl के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो ये इजिली ब्रेक डाउन होगा। अगर कोई चीज इजिली ब्रेक डाउन हो रही है, तो इसकी सेलिबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो इसकी सेलिबिलिटी बढ़ेगी। मतलब एप्सिलॉन 0 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर कोई भी चीज अगर बढ़ गई, लिक्विड की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ गई, तो सल्यूबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। सल्यूबिलिटी बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो लिख दो। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 में ही थर्ड पॉइंट, द हायर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट द मोर द सोल्यूबिलिटी। अब ऑब्वियस है, डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो प्लस और माइनस के बीच का अगर सेपरेशन बढ़ेगा, तो Na प्लस और Cl माइनस को विड्रॉ करना या फिर खींच के बाहर निकालना और इजी हो जाएगा, तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इवन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं फोर्थ की तरफ, द हायर द लैटिस एनर्जी, द हायर द लैटिस एनर्जी द मोर द सोल्यूबिलिटी। अब मुझे बताओ, लैटिस मतलब क्या? तो वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है वो, उसे हम लोग बोलते हैं लैटिस। अब लैटिस अगर बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब एकदम तगड़ा क्रिस्टल है, उसको तुम लोग पानी में ऐड करके डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, क्रिस्टल में बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी है, तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। करेक्ट बोल रहे हो। अब वो अगर ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, तो वो इजिली सोल्यूबलाइज्ड होगा क्या? ऑब्वियसली वो इजिली सोल्यूबलाइज्ड नहीं होगा। तो लैटिस एनर्जी अगर हाई होगी, तो सॉल्युबिलिटी लेस होनी चाहिए। तो दिस फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, दिस फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। लिख दो ये, मतलब ये कर दो टिक। तुम लोगों को नॉट ही पूछा था यहाँ पे, हाँ? ठीक है, तो 45 का आंसर है 4। इसके बाद किसी ने तो 49 पूछा है, तो चलो 49 एक बार देख लेते हैं। 49 ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन, द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी इज, अरे कुछ नहीं, फजान्स रूल।
क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ये जो फजान्स रूल है इसमें तुम लोगों को अभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछा है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड, तो लार्ज साइज ऑफ एन कटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ अनायन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो वो एक बार देखते हैं कहाँ पे। लो चार्ज ऑन आयन, लो चार्ज, लार्ज कटायन नहीं, हाई चार्ज ऑन आयन, स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन, हाई चार्ज ऑन आयन, लार्ज कटायन एंड स्मॉल अनायन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, लार्ज कटायन स्मॉल अनायन, इतना ही तुम लोगों को याद रखना है। ये हाई चार्ज ऑन आयंस दोनों में करेक्ट लगता है और दोनों में करेक्ट ही है। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा और आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट दोनों जगह पे है। ठीक है, तो मेन फैक्टर कौन सा है? तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है लार्ज कटायन एंड स्मॉल अनायन, यही तुम लोगों को देखना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके 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 ओके, यहाँ पे हाँ हाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ये लार्ज कटायन और स्मॉल अनायन वाले दो दो है ना, तो लो चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, ये लो चार्ज वाला ही करेक्ट आ जाएगा। सॉरी, मैंने इसको आई डोंट नो, मैंने उल्टा इसको रीड किया था आई गेस कुछ तो। यही आएगा क्योंकि अगर चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कोवेलेंट कैरेक्टर में यहाँ पे लिखा है हाई चार्ज ऑन बोथ कटायंस एंड अनायन। ठीक है, तो यहाँ पे लो चार्ज ऑन आयन लिखना, सॉरी। तो यहाँ पे तुम लोगों को दोनों के ऊपर का लो चार्ज लिखना है, मतलब लो चार्ज ऑन आयंस एंड फिर लार्ज कटायन एंड स्मॉल अनायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वो मैंने ऑप्शंस रीड करते वक्त गलत रीड किया है गेस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जनरली फेवर्स इलेक्ट्रोवैलेंसी? सेम, लो चार्जेस ऑन आयंस, लार्ज कटायन एंड स्मॉल अनायन। ठीक है, तो अभी अगेन लो चार्जेस अगर ऐसे सेपरेट दिया होगा तो हम लोग चार्ज को जरा कम इधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक बॉन्ड भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ठीक है, तो लो चार्ज अभी के लिए थोड़ा साइड में रखेंगे, सॉरी। तो लो चार्ज हम लोग जरा साइड में रखेंगे एंड लार्ज कटायन और स्मॉल अनायन को ज्यादा वैल्यू देंगे। मतलब ये दो ज्यादा मेन मेजर फैक्टर है। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? लार्ज कटायन एंड स्मॉल अनायन। ठीक है, तो डिसाइडिंग फैक्टर को ही हम लोग लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 51 टू 60, क्वेश्चन नंबर 51 टू 60, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 51 टू 60, ओके। किसी को तो क्वेश्चन नंबर 55 में डाउट है? तुम लोगों ने सबने आंसर सॉल्व किए राइट इसके? 57, 58, 59, ओके। तो द पोजीशन ऑफ Cl माइनस, सॉरी 57 नहीं, पहले 55 ना। ओके, तो when an element of very low ionization potential reacts with an element of very high electron affinity, okay, very low ionization potential मतलब वो easily ionize हो रहा है and very high electron affinity मतलब वो बहुत easily इलेक्ट्रॉन को खींच के ले रहा है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम रहना मतलब क्या? तो वो इजीली कटायन फॉर्म कर रहा है और वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ, एक बहुत इजीली कटायन बना रहा है और एक बहुत इजीली अनायन बना रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें? सो हम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिथ करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं एक बार वापस। ठीक है, समीक्षा करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? तो हम लोगों के पास जो मेटल है वो एकदम मस्त में कटायन बना रहा है और सुखी रह रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? तो हम लोगों के पास जो हेलोजन है या फिर जो नॉन मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और एक अनायन बना रहा है। तो बहुत इजीली कटायन बन रहा है, बहुत इजीली अनायन बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो खत्म, करेक्ट आंसर है पर प्रथमेश। ओके, किसी को तो 51 में डाउट है तो 51 पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो 51 देखते हैं। हम्म, तो एन एलिमेंट
X is strongly electropositive and an element Y is strongly electronegative. Both are univalent. The compound formed by their combination. अरे दोनों के ऊपर +1 चार्ज है. यूनिवेलेंट मतलब क्या? दोनों के ऊपर +1 चार्ज है और दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? तो देखो X ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? तो +1 का आएगा ये वाला. ठीक है. एंड Y ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. और यूनिवेलेंट है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1 आएगा. तो x प्लस वाई माइनस, खत्म. नथिंग मच. ओके. तो चलो 57, 58, 59. द पोजिशन ऑफ Cl माइनस आयन इन NaCl. ओके, ये मैंने क्लासरूम पे अपडेट किया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट ये स्टेट्स ऑफ मैटर सॉरी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है. तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन रहने की वजह से ये तुम लोगों को सॉल्व नहीं करना है. ये हम लोग नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58. 58 अगेन सॉलिड स्टेट है ये, तो ये भी तुम लोगों को नहीं करना है. और 59 भी सॉलिड स्टेट है और 60 भी सॉलिड स्टेट है. तो ये तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस फॉर नाउ. हम लोग ये नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं तो तभी हम लोग देख लेंगे. ओके. तो चलो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 टू 70 करो. बताओ 60 टू 70 किसी को कुछ डाउट है? आई एम वेटिंग. भेजो भेजो तुम लोगों का डाउट. 60 टू 70 एनी डाउट? ओके. क्वेश्चन नंबर, अच्छा 60 में ही डाउट है. अरे नहीं सॉरी 60 तो मैंने बोला ना सॉलिड स्टेट वाला क्वेश्चन है. 61 टू 70, 61 टू 70. ओके. 63 में डाउट है. 63. ओके. हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो तुम लोगों उनको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी पहले. ये हाफ जो है ना वो निकाल दो. ये हाफ यहाँ पे रहना नहीं चाहिए था. ठीक है. ये हाफ जो है वो मिस्टेक है, तो इस हाफ को निकाल देना. ठीक है. तो अब ये अगर देखोगे तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा? यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा? एक्चुअली इसके टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस रहने चाहिए, बट अनलकीली इसमें ये एक ही क्वेश्चन है आई गेस. ठीक है. तो ऐसे टाइप के और कितने क्वेश्चन, ये मतलब कौन सा कंसेप्ट लगेगा? बॉर्न एबर का लगेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. उत्तरा असीम अनिश करेक्ट आंसर बोल रहे हो. तो यहाँ पे तुम लोग बॉर्न एबर साइकिल यूज करने वाले हो. ठीक है. सो हम करेक्ट है. तो 63 हम लोग देख रहे हैं. एंड बॉर्न एबर साइकिल में अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोगों ने लिखा था डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl is equals to delta H of sublimation for Na plus delta H of ionization for Na plus half delta H of bond enthalpy for Cl2 plus delta electron gain enthalpy for Cl plus delta H of lattice और NaCl. ठीक है. ये ऐसा कुछ हम लोगों को फॉर्मूला मिला था, अगर तुम लोगों को याद होगा. हम लोगों ने ये पूरा ऐसे मस्त साइकिल बनाया था और साइकिल में हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि ये ऐसे कुछ आता है. ठीक है. तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या देखना है? यहाँ पे तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करनी है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड आउट करनी है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड आउट करनी है तो ये बाकी की सारी चीजें दूसरी तरफ लेके जाओ. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl. ठीक है. ये क्या हो जाएगी? डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl माइनस डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Na प्लस डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन ऑफ Na प्लस हाफ डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 प्लस डेल्टा H ऑफ लैटिस फॉर NaCl. ठीक है. तो तुम लोगों को और अभी कुछ नहीं करना है. ये तुम लोगों ने ऐसे फॉर्मूला बना दिया तो वैल्यूज सारी की सारी तुम लोगों को अभी सब्स्टिट्यूट करनी है. तो देखते हैं. NaCl की वैल्यू तुम लोगों को फॉर्मेशन की दी है 98.2. ठीक है. तो इसका आंसर हो गया -98 -98.2 माइनस Na के सब्लिमेशन की वैल्यू है 36. ठीक है. तो माइनस 36 प्लस उसके बाद है 118.5, आई गेस 0.5 ही है. ठीक है. आयनाइजेशन की वैल्यू बाद में देखो. ये डिसोसिएशन की वैल्यू जो तुम लोगों को दी है वो डिसोसिएशन की वैल्यू हाफ करके पहले से दी नहीं है. याद रखो यहाँ पे ये हाफ जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो तुम लोगों को ये हाफ नहीं लेना था. अगर तुम लोग हाफ लोगे तो तुम लोगों को आंसर कुछ अलग ही आएगा. तो हाफ नहीं है ये. हाफ से मल्टीप्लाई करना 29 को और फिर प्लस
लैटिस की वैल्यू है -184.2, तो -184.2, ठीक है। अब करो एडिशन एंड ऑल, तो इसका आंसर हो जाएगा 14.5, ठीक है। तो -98.2 -98.2 माइनस, अब 0.5 तो 10 हो गए, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 हो गए 13, 13 और 6 हो गए 19, तो 9, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, करेक्ट कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, 19, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 1 1 2 3 6 और फिर एक आ गया 1, -184.2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, -98.2 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, एंड फिर ये 70 70 15, तो 15.2, तो 15.2 अब हम लोग अगर इसमें से माइनस करेंगे तो तुम लोगों को माइनस आंसर 83 में आएगा, देखो -83, तो आंसर इज 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये -83.4, अगेन कुछ तो छोटी मोटी इस क्वेश्चन में फ्रेम करते वक्त मिस्टेक होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है कि जो आंसर दिया है ये 29, ये सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी का था, ठीक है, ये इतना ही पार्ट था, तुम लोगों को ये हाफ करके नहीं दिया था। देखो ये लिख लो, और ऐसे टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व करोगे नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल तुम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो जब तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तब तुम लोगों को ये ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट हुआ है क्या तुम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना? ओके, चलो तो आगे कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट 63 के बाद और कोई डाउट है बताओ, 63 के बाद के डाउट्स आफ्टर क्वेश्चन नंबर 63। 63 के बाद कोई डाउट नहीं है, ओके। तो 71 से 80 तक के डाउट्स, एनीवन हैज डाउट्स? बाय द वे तुम लोगों ने 71 के आगे मतलब 68 के बाद 69 से तुम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट की भी किया है क्या अभी तक? होमवर्क अभी रिसेंट में ही तुम लोगों को दिया है ना, तो इसमें कुछ डाउट्स अभी तक आए हैं, मतलब सॉल्व करना ट्राई किया है? अरे बोलो रे, तुम लोग तो माइक भी ऑन कर सकते हो ना, ठीक है। सर 88 तक हुआ है। अच्छा 88 तक ही हुआ है, ओके। नहीं मतलब मैंने होमवर्क में पहले तुम लोगों को सिर्फ 68 तक दिया था, राइट, तो अभी तक ऐसे ये नहीं हुआ ना, ओके। तो इसके आगे कुछ डाउट है तो बोलो, इसके आगे कुछ डाउट हो गए तो बोलो, मतलब तुम लोगों को इसके अलावा और कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई गेस किसी ने अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तुम लोगों में से किसी ने किया था कि नहीं पता नहीं। ओके 74, देखते हैं 74 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 में एक डाउट है, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, वही तो है 4 याद रखो, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही रहती है, 4 से ज्यादा हम लोग ग्रुप 2 नहीं, सॉरी पीरियड 2 में मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही रहती है। जब तुम लोग एग्जाम के भी डाउट्स पूछ सकते हो, एग्जाम के डाउट सिर्फ मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप के ऊपर 81, ओके 81 प्योर कोवेलेंट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, अरे बाप रे ये क्या कुछ भी, इथाइलिन, और क्या आने वाला है, इथाइलिन प्योर कोवेलेंट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड में ये प्योर नहीं हो सकता, मतलब होना चाहिए हाँ, CO2 में भी डबल बॉन्ड है, बट CO2 में कैसा है, ये पोलर बॉन्ड रहता है, मतलब ऑक्सीजन थोड़े इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी डेवलप हो सकता है, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा इसमें ही मतलब ये हो गया था। बट कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी जनरेट करेगा, ये हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है,
बट हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे कि यहाँ पे दिस बॉन्ड हैज अ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, दिस बॉन्ड हैज अ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचेगा, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे खुद की तरफ खींचेगा, भले ये भी ऑक्सीजन ऐसे अपनी खुद की तरफ खींचेगा, तो ओवरऑल दोनों के डाइपोल जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा पोलराइजेशन थोड़ा बहुत क्यों ना होगा, तो इसलिए इट इज नॉट अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी ये ऐसे गंदे क्वेश्चन तुम लोगों को पूछने नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे बट स्टिल ओके। किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया है क्या अभी कोई क्वेश्चन, देखते हैं देखते हैं। द डेंसिटी of Mount Everest is less than that of the sea level. अरे ये एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चन है, बट द थिंग इज कि इसमें ये से बहुत घुमा फिरा के दिया है गैस। देखो क्वेश्चन तुम लोगों का भी क्वेश्चन में कैसे दिखा सकता हूँ, मुझे ये शेयर करना पड़ेगा ना, आई गेस, वेट अ मिनट। एक टाइम पे एक ही जन कोई शेयर करना, वेट वेट, सब जन ऐसे मत करो डायरेक्ट, ओके। तो ओके, सबको दिख रही है क्या क्वेश्चन की इमेज? ओके दिख रही है, हाँ। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को पूछा क्या है वो देखते हैं, चलो। द एयर डेंसिटी ऑफ माउंट एवरेस्ट इज लेस देन दैट ऑफ द सी लेवल, ये तो हम लोगों को पता है। इट इज फाउंड दैट माउंटेनियर्स दैट फॉर वन ट्रिप लास्टिंग अ फ्यू आवर्स द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीडेड बाय देम करस्पॉन्ड्स टू 30 cc एट सी लेवल, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने तुम लोगों को क्या देके रखा है, तो उन्होंने वॉल्यूम देके रखा है, क्या देके रखा है, तो उन्होंने तुम लोगों को वॉल्यूम देके रखा है। तो वॉल्यूम यहाँ पे देके रखा है विच इज 30, एक मिनट, हाँ कितना दिया है वो, विच इज 30,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 30,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम लोगों को पता है हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में इसको यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे या फिर लीटर में, तो विच इज 30 लीटर, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अब सेकेंड, एट सी लेवल उन्होंने प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दे हैव गिवन यू प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, मतलब 300 केल्विन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एवरेस्ट हैज -73 डिग्री सेल्सियस, मस्त रे, एकदम जाने में मजा आएगा, बट ऐसा एक्चुअल में इतना नहीं रहता है, बट स्टिल। एंड दैट ऑक्सीजन सिलेंडर हैज कैपेसिटी ऑफ 5.2 लीटर। तो अभी तुम लोगों को सेकेंड टेम्परेचर और सेकेंड वॉल्यूम देके रखा है, ठीक है, सेकेंड टेम्परेचर और सेकेंड वॉल्यूम देके रखा है, तो ये T1 लिख देते हैं, और इसके बाद तुम लोगों को T2 दिया है -73 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 200 केल्विन। एंड सेकेंड वॉल्यूम तुम लोगों को कितना दिया है 5.2, तो सेकेंड वॉल्यूम तुम लोगों को दिया है 5.2 डेसीमीटर क्यूब। तो अभी बचा क्या मेरे ख्याल से, ये V1 और ये V2, तो ये P1 हो गया, तुम लोगों को शायद से P2 ही पूछेंगे, और क्या पूछ सकते हो अभी। तो द प्रेशर एट विच O2 इज फिल्ड, ठीक है, तो तुम लोगों को P2 पूछा है, प्रेशर एट विच O2 इज फिल्ड, खत्म। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या करोगे, T1 V1 इज इक्वल अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। देखो क्वेश्चन कैसा भी रहने दो आड़ा टेढ़ा, तुम लोगों को सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए, एक बार तुम लोगों ने ऐसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आंसर निकालना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो P1 इज 1 into 30 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल्स टू P2, अपने को वही निकालना है, इनटू कितना लीटर है 5.2 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया, 1 जा 10 जा, और अब ये यहाँ पे जाएगा, तो P2 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5.2, तो इसका आंसर किसी ने तो पहले से मुझे अच्छे से लिख के भेजा है 3.86 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो खत्म। देखो जिस किसी को डाउट था समझ में आया मैंने क्या बोला, कैसे किया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट डाउट की तरफ जाते हैं अभी।
अभी के लिए हम लोग हमारे क्वेश्चंस इसके मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस ही कोई स्टिक करके रहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन किसी ने भेजा है आई गेस, ओके। तो और एक क्वेश्चन है, देखते क्या है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम लोगों को ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक मेरा खुद का थोड़ा सा ऐसे ये है, देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहाँ पे आंसर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर 3 कैसे आता है तो वो मैं बता देता हूँ। सिर्फ देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स में तुम लोगों को बेसिक कुछ रूल्स बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को चाहिए तो मैं बाद में आराम से ये अलग से पढ़ा दूंगा एक सेपरेट लेक्चर लेके। बट मेन रूल क्या रहता है, तो ये 10⁻23 वाला जो पार्ट रहता है वो हम लोग लेते ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रॉपर डिजिट्स रहते हैं वो सारे हम लोग काउंट करते हैं। बट यहाँ पे अगर तुम लोगों को स्क्रीन मतलब मेरी राइटिंग स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, ओके। तो इसके केस में कैसे होता है, तो देखो, अगर तुम लोगों को 6.02 इंटू 10⁻23 दिया, तो याद रखना 10⁻23 की वैल्यूज हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। अगर तुम लोगों को दिया होता 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये भी हम लोग कैंसिल आउट कर देते। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे, तो 4 बचे, ठीक है। बट अगर तुम लोगों को ऐसे दिया रहता 6.0200 इंटू 10⁻23, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे फाइनल वाले जो जीरोस रहते हैं वो भी मैटर नहीं करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक आएगी, तो ये आएगी 3, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ फालतू रूल्स रहते हैं मैथ्स के, जो कुछ सेट ऑफ रूल्स ही है। चाहिए तो हम लोग इसके ऊपर अलग से कभी तो लेक्चर रख देंगे नेक्स्ट डाउट्स एंड डिफिकल्टीज में, तभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स के कुछ ऐसे सिंपल रूल्स रहते हैं कि कौन से जीरोस को काउंट करना है, कौन से जीरोस को काउंट नहीं करना है। अगर यही ऐसे 0.003 रहता इंटू 10⁻23, तो 10⁻2 वाली वैल्यूज तो हम लोग कभी भी काउंट नहीं करने वाले। अब यहाँ पे ये जो दो जीरोस है वो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ गए, तो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट रहते हैं, तो ये इनको हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इनको अभी सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो टोटल 5 हो गए। तो ये ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। 60 दिया तो 60 दिया होता तो ये नॉन सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, ये सिग्निफिकेंट में आएगा। पॉइंट के बाद वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट रहता है, पॉइंट के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है। तो 60 सिर्फ रहेगा तो ये सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद वाला जीरो इनसिग्निफिकेंट है। तो सिंपल सिंपल कुछ रूल्स है, हम लोग करेंगे इसके ऊपर, चाहिए तो एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो चलो। और हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता है बाय द वे, तो डोंट स्वेट इट, तुम लोगों को इतनी कुछ ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इसके ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन यूजुअली तो नहीं पूछते हैं, एंड ये तुम लोगों को फिजिक्स में करवा देते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी तक हुआ नहीं होगा ना, इसलिए अभी तक नहीं किया होगा। ओके, तो आगे, sulfur forms chloride H2Cl2 and HCl2, the equivalent masses of sulfur in HCl2 is, okay। अरे ये तो बहुत इजी है, अभी तुम लोगों को मैंने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताया था। देखो, तुम लोगों को स्क्रीन शेयर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड्स H2Cl2 एंड HCl2, द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन HCl2 इज, तो HCl2 में इसका इक्विवेलेंट मास कितना है वो पूछा है। मुझे बताओ HCl2 में सल्फर की वैलेंसी कितनी है, HCl2 में सल्फर की वैलेंसी कितनी है। तो HCl2 में सल्फर ने क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो सल्फर की वैलेंसी इसमें हो जाएगी 2, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास का मैंने तुम लोगों को आज ही फॉर्मूला लिख के दिया था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को ही हम लोग ऐसे एन एफ ऐसे डिनोट करते हैं, एन फैक्टर से, ठीक है। तो मोलार मास सल्फर का कितना रहता है, तो सल्फर का मोलार मास रहता है 32, सॉरी 64 लिख रहा था मैं, 32, और एन फैक्टर हो जाएगी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 16, खत्म, ठीक है। ओके, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने शेयर ऑन नहीं किया था, मतलब हाँ। तो ये ऐसे कुछ, ठीक है। वैलेंसी HCl2 की रहती है 2,
तो मतलब सल्फर ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी हो गई 2 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्या है, इक्विवेलेंट मास का ही क्वेश्चन था। द ऑक्साइड ऑफ मेटल हैविंग 32% ऑक्सीजन, इट्स इक्विवेलेंट मास, equivalent weight would be, the oxide of metal has 32% oxygen, the equivalent mass would be, ऑक्साइड है मेटल का ना, चलो देखते हैं। मेटल का एक ऑक्साइड है जिसका, एक मेटल ऑक्साइड है तो ये MxOy है समझ लो, और इसमें 32% है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें 32% ऑक्सीजन है। अब 32% ऑक्सीजन है तो मेटल कितना बच गया वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें उन्होंने और क्या दिया है, मतलब और कुछ डेटा दिया है क्या। ओके देखते हैं, इट्स इक्विवेलेंट मास वुड बी ना। तो ऑक्सीजन है 32%, तो अपना मेटल कितना बच जाएगा, तो मेटल बच जाएगा 68%, ठीक है। तो 68% यहाँ पे है मेटल, ठीक है। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। अरे जस्ट, ऑक्सीजन 32% है, मेटल 68% है, ठीक है। तो इन दोनों के केस में हम लोगों को पहले 68O-2, हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर निकालना है। इन्होंने कुछ एटॉमिक मास एंड ऑल दिया है क्या, कुछ डेटा। रुको मुझे दूसरी स्क्रीन भी तुम लोगों को बताने दो, शेयर ऑन करने दो। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, ठीक है। द ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, इट्स इक्विवेलेंट वेट वुड बी, ठीक है। 32% ऑक्सीजन है। इसका एटॉमिक मास तो नहीं दिया है। लेट्स सी, ये क्वेश्चन हाफ पे तो नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं। MxOy 68% मेटल है, इसका मास भी नहीं दिया। अगर मास दे देते तो हम लोगों को एक आइडिया आ जाती, इसका मास भी नहीं दिया है, सिर्फ एक मेटल ऑक्साइड है। आई हैव टू सी, यहाँ पे इन्होंने मास नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा हाफ पे लग रहा है। ओके, इसका अगर तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर अगर निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 68% मेटल तो है, इतना हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के कोरिलेशन में, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर मास कितना रहता है, तो मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, -2 रहता है। तो एक तो ये मेटल रहेगा MO, या फिर ये मेटल रहेगा MO2, ठीक है। तो नहीं, इसके हिसाब से फिर 34 भी आंसर आएगा और 30, ना ना ना, आई विल हैव टू चेक इट ना। यहाँ पे उन्होंने डेटा ही हाफ दिया है, दे शुड हैव गिवन मोलार मास। इन्होंने कंपाउंड का मोलार मास नहीं दिया है, तो मोलार मास रिक्वायर्ड है। अगर मोलार मास रहेगा तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ पे उन्होंने मोलार मास नहीं दिया है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इनकम्प्लीट। अगर मोलार मास रहता तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। आगे बढ़ते हैं। किसी ने और भेजा है, क्या है, प्रैक्टिस बॉन्ड एंगल सम्स, आई एम अनेबल टू सॉल्व देम। हाँ से बैच के है, ओके। चलो, तो ठीक है। इसके अलावा अगर तुम लोगों को और कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही आधा अधूरा था। अगर एग्जाम के और कोई क्वेश्चन रहेंगे तो सेंड कर सकते हो तुम लोग, बताओ। ओके, तुम लोगों ने ऐसे 100 ग्राम अज्यूम करके
100 ग्राम अगर मेटल का मास हम लोगों ने अज्यूम कर दिया कि 68 ग्राम है, ओके, एंड ऑक्सीजन का हाँ तो हो सकता है ना, करेक्ट करेक्ट, ओके, तो ये 64 ग्राम्स और ये 100 ग्राम, ओके करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 32 डिवाइडेड बाय 16, करेक्ट बोला, थैंक यू, ओके, नाइस नाइस। तो ये हो गया 2 मोल, ठीक है। तो एक मेटल के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऐसे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MO2 हो जाएगा, एंड फिर मेटल के ऊपर आ जाएगा +4 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट मास अभी हम लोग कैसे लेंगे, करेक्ट बोल रहे हो। तो इसका इक्विवेलेंट मास अभी हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, थैंक यू। अब यहाँ पे मोलार मास तुम लोगों को इसका कितना है, तो 68 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आएगा 17, करेक्ट। नाइस नाइस, थैंक यू, ओके। तो इसके अलावा और कोई डाउट है तुम लोगों के पास, सर व्हाट इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ प्रोटॉन, ओके, याद रखो पेनिट्रेशन पावर प्रोटॉन की ऐसे कुछ लिखी हुई नहीं रहती, ठीक है। प्रोटॉन ऐसे इतना पेनिट्रेट करेगा ऐसे कुछ कंफर्म नहीं रहता, इट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो देखते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, और कौन सा पार्टिकल रहता है तुम लोगों को, नहीं इतने 3 सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो तुम लोगों के पास एक ऐसे लेड की वॉल है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसे गद्दा है, समझ लो गद्दा है, ठीक है। अब गद्दे पे तुम लोग एक बॉल फेंक के मार रहे हो और एक सुई फेंक के मार रहे हो, ठीक है। मुझे बताओ कौन गद्दे के आर पार जा पाएगा, गद्दे के आर पार कौन जा पाएगा, नीडल जा पाएगी या बॉल जा पाएगा, सुई जा पाएगी, नीडल जा पाएगी, इजली करेक्ट। तो मुझे बताओ ज्यादा पेनिट्रेट कौन कर पा रहा है, बॉल कर पा रहा है या नीडल कर पा रहा है, तो अब मुझे बताओ पेनिट्रेशन पावर, अगर तुम लोगों को पूछा तो पेनिट्रेशन पावर कौन सी चीज की ज्यादा रहती है, जिसका मास बहुत ज्यादा है या जिसका मास एकदम छोटा है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, ये एक सिंपल लॉजिक है। इसके साथ बहुत सी बार तुम लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलग अलग वेलोसिटीज पे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताओ मैंने सुई को एकदम ऐसे हल्के से फेंका, तो वो आर पार जा पाएगी क्या, तो ये बिल्कुल नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो याद रखना पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये भी एक पार्ट आता है, ठीक है। तो ये 2 पावर चीजें रहती है, और इनमें ज्यादा करके हम लोग मास ही देखते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को 3 चीजों के बीच में कंपैरिजन दिया, एक बोला इलेक्ट्रॉन, दूसरा बोला प्रोटॉन और तीसरा बोला अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास अगर हम लोग 1 लेके मानते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मास हो जाता है 4, और इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है 1/1825 ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम मास रहता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इजिली आर पार चीजों के जा सकता है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, और अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। और याद रखो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल रहते हैं, ओके, 1/1836, ओके, ठीक है। तो दिस इज पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तुम लोगों को इतना याद रखना है कि छोटा ऑब्जेक्ट इजीली पेनिट्रेट कर सकता है चीजों को, और बड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ओके। और एनी एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ प्रॉब्लम, ओके। तो आई गेस वी कैन स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। अच्छा खासा हम लोगों ने डाउट्स एंड डिफिकल्टीज का सेशन ले लिया है। तुम लोगों को अगला होमवर्क मिल गया होगा, ठीक है। तुम लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 158 तक सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा लेवल 1 तुम लोगों को सॉल्व करना ही है जल्दी से जल्दी, जस्ट ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ओके। सो विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय सर।